जो टॉपिक है वो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। रिफ्लेक्सेस, तो ये कौन से रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है? प्रिमिटिव मतलब पैदा होते ही पहले के रिफ्लेक्सेस हो, मौजूद हो। ठीक है। तो इस स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में, इसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क, उसके कौन से कंपोनेंट होते हैं, रिफ्लेक्स कैसे जनरेट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्सेस की, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस कितने टाइप्स के रिफ्लेक्सेस है हर एक के डिटेल में पढ़ेंगे पीड्स के रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्स जो एक इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक एक्शन है जो हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे ही कोई सेंसेशन बॉडी को मिले, कोई स्टिमुलस मिले, तो एकदम से वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। न्यूरोनेटल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम होते हैं। ठीक है, और वो एक प्रिडिक्टेबल फैशन में होते हैं। जब भी आप एक, लेट सपोज बेबिंस्की साइन है, उसके पाव को जब भी आप वो स्ट्रोक करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, वो हमेशा उसी तरह ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न, वही सेम पैटर्न में जो है ना, वो रिफ्लेक्स होगा। सही है, तो आगे जाते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये वो पाथवे जिसके थ्रू रिफ्लेक्स जनरेट होता है। सबसे पहले लेट सपोज बेबिंस्की रिफ्लेक्स की बात करते हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है उसमें सबसे पहले आप पाव को टैप करते हैं। ठीक है, पाव को टच करते हैं। सही है, तो वो जो आपने टच किया उससे क्या हुआ, उस जगह पे रिसेप्टर्स थे पाव में, तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजा नर्व के थ्रू, जिधर जो सेंटर है, जिस सेंटर से सिग्नल वापस आता है। जैसे कि अगर लेट सपोज स्पाइनल कॉर्ड में है या ब्रेन में है, तो ब्रेन तक जाएगी वो नर्व। ठीक है, एफरेंट नर्व कहलाती है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, तो एफरेंट नर्व जाएगी, सेकंड कंपोनेंट हो गई। तो नर्व के बाद आएगा सेंटर, रिले सेंटर, जिधर से जो है ना फिर सिग्नल वापस जाता है। तो सिग्नल सेंटर से जाएगा इफरेंट नर्व के थ्रू, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से दूर जा रही है नर्व, इफरेंट नर्व के थ्रू ही जाएगा। जो ऑर्गन है, ऑर्गन क्या है? वो मसल्स है पाँव के, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक्टिवेट हो गए। सही है, ऑर्गन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कोई ऑर्गन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में। अच्छा, क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्सेस की जो है दो चीज़ों पे डिवाइड किए गए हैं, इनबॉर्न या एक्वायर्ड है। इनबॉर्न जो होते हैं वो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होते हैं। सही है, मतलब चाहे कंडीशन जो भी हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है वो रिफ्लेक्स। आप पाओ उसका जब भी टाइप करेंगे तो वही रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। कोई कंडीशन नहीं है, चाहे बच्चा सो रहा है चाहे जो भी कर रहा है, वो अनकंडीशनड है। जबकि एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस जो बंदा बाद में जो है ना लाइफ में थ्रू एक्सपीरियंस रिफ्लेक्सेस बनते हैं। जैसे कि अगर मैं नया नया क्रिकेट सीख रहा हूँ, तो जैसे ही बॉल आता है एक बार मुझे आके ज़ोर से लगा, अगली बार जैसे ही आएगा तो मैं अपनी तरफ से बचने की कोशिश करूँगा लेकिन लग जाएगा। तीसरी बार जब आएगा तो मैं बॉडी एकदम से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में उधर से या तो हट जाएगी या बाल को एकदम से पकड़ लेगी, तो रिफ्लेक्स क्रिएट हो गया मेरी बॉडी में। तो ये एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे एक जनरल से एग्जांपल दी है। ठीक है, अब सिचुएशन ऑफ द सेंटर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमने या पैदा होते वक्त थे या बाद में। अब जो है किस जगह से रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है उसकी बेसिस पे सेरेबेलर रिफ्लेक्स हो सकते, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स हो सकते, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स हो सकते, बल्बर, मेडुलरी, इसके अलावा स्पाइनल रिफ्लेक्स हो सकते हैं। पर्पस, किस पर्पस के लिए? अगर प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव कब होता है? जब बच्चा गिरने लगा हो तो एकदम से अपने आप को फ्लेक्स कर देता है ताकि बचाए अपने सर को। ठीक है, और इसके अलावा, अच्छा सॉरी, प्रोटेक्टिव मतलब एकदम से कोई तेज़ आवाज़ करे तो एकदम से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स वो क्या करता है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, सारे बॉडी को फ्लेक्स कर देता है। एंटी ग्रेविटी एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो एंटी ग्रेविटी जैसे उस बच्चे को गिराना चाहे, अभी आगे देखिए कि स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है, मोरो रिफ्लेक्स, उसमें एकदम से हाथ खोल देता है बच्चा जैसे उसे लगता है कि गिरने लगा हूँ, तो ये एक एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल बेसिस की बेसिस पे कौन कौन से रिफ्लेक्स की टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उनको सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में। जिस तरह ये टेंडन जर्क होता है वो भी एक रिफ्लेक्स है, सुपरफिशियल टेंडन रिफ्लेक्स हो गया इस तरह। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के अपने रिफ्लेक्स हो सकते हैं, क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डीप रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, विसरल रिफ्लेक्सेस, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हो सकती है। अच्छा, तो सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्सेस की?
एक तो इसके थ्रू हमें एबनॉर्मलिटीज़ का पता चलता है, क्योंकि हर रिफ्लेक्स का अपना टाइम होता है। ये जो बाद रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, इनका अपना टाइम होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम पे शुरू होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। सही है। तो अगर ये डिले हो रहा है, मतलब एक रिफ्लेक्स शुरू हो गया और ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई एबनॉर्मलिटी है। सही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स का हमें से अंदाज़ा हो सकता है। बेबिंस्की साइन जब ख़त्म होता है, जिस तरह, नहीं बेबिंस्की नहीं, सॉरी, वो एक आगे आएगा, प्लांटर ग्लास ग्रास्प रिफ्लेक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही पाँव को टच करें तो एकदम से उंगलियां बंद हो जाती हैं। पाँव पे थंब रख के जोर दे तो उंगलियां बंद हो जाती है पाँव की। तो वो कब ख़त्म होता है, जब बच्चा चलने वाले के करीब होता है, मतलब 9 या 10 मंथ्स में बच्चा चलने वाला होता है ना, मतलब खड़े होके चलने वाला होता है। तो अगर उधर पाँव पे टच हो कोई चीज़, तो वो तो एकदम से उंगलियां बंद हो जाएगी, तो उसके लिए चलना मुश्किल होगा। तो उस टाइम वो रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है ताकि बच्चा चल सके। सही है। तो रिफ्लेक्सेस एक स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म होते हैं और डिफरेंट मोटर स्किल्स उसके बाद डेवलप होते हैं। तो उसका अंदाज़ा हमें हो सकता है इससे। सही है। वाह, व्हाट एन, क्या वो थी, क्या कहते हैं इसकी, ट्रांजिशन थी। अच्छा, रिटेंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की क्या कॉजेज हो सकती है, मतलब एक रिफ्लेक्स है जो, लेट सपोज ये मैंने प्लांटर ग्रास का बताया है, ये अगर 9 से 10 मंथ्स में ख़त्म ना हो तो इसकी क्या कॉज हो सकती है। तो इधर ये कॉजेज लिखी हुई है, ट्रॉमेटिक बर्थ एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक बर्थ एक्सपीरियंस से क्या हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकती है, ब्रेन सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। उस केसेस में क्या होता है, वो रिफ्लेक्सेस जो है ख़त्म नहीं होते। रिफ्लेक्सेस क्यों ख़त्म नहीं होते, इसके बारे में आपको ज़रा मैं बताऊं। हमारा जो ब्रेन है ना, ये जब मैच्योर होता है, जब ये इसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है, जैसे बेबिन्स की रिफ्लेक्स में आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो पहले ब्रेन का इस पे कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए रिफ्लेक्स कंट्रोल वो होता है, ठीक है। जब ब्रेन का कंट्रोल आने वाला होता है इस पे, तो ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ, ठीक है। फिर अगर ब्रेन डैमेज हो गया, जो इस रिफ्लेक्स को रोक रहा था, वो अगर डैमेज हो गया तो बेबेंस्की साइन वापस आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की। तो ट्रॉमेटिक बर्थ एक्सपीरियंस में सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, या सर कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकती है, फॉल हो सकता है जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है कुछ, ट्रॉमाज, लैक ऑफ टमी टाइम। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, टमी टाइम मतलब पेट के बल लेटना। तो इसके अलावा ये और डिलेड या स्किपिंग क्रिपिंग या स्किप्ड क्रिपिंग या क्रॉलिंग, ये फेजेस, इसके अलावा ये और चीज़ें लिखी हुई है। इनकी वजह से जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस जो है ना, जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस, मतलब बॉडी के किसी हिस्से में कोई रिफ्लेक्स हो। सही है। वो उसकी ये डिफरेंट लिखे हुए, ये एक एक को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद फेशियल रिफ्लेक्सेस, फेस पे कौन से रिफ्लेक्सेस ऐसे जो होते हैं। इसके बाद ओरल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब हर एक को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है मोरोस्टाटल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये इधर इनकी रीजन्स लिखी हुई है, बाज रिफ्लेक्सेस की काम कहाँ से शुरू होते हैं। याद है हमने इससे पहले पढ़ा था कि बेसिस ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किधर गया, सिचुएशन ऑफ सेंटर, ठीक है, कहाँ से ये राइज हो रहा है। तो अब इधर वो लिखा हुआ, इसी बेसिस पे इनका बताया हुआ है ये, ठीक है। ये आप लोग देख ले एक नज़र। अच्छा, आगे जाते हैं। जनरल बॉडी रिफ्लेक्स, इसमें सबसे पहला है मोरो रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन के प्रेगनेंसी वाले के दौरान जो पीरियड है उसमें जो है ये शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही आप जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी होता है। तो जैसे ही आप बच्चे को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो, बैठा हुआ है ना, उसको बिठाने की कोशिश करो, एकदम से पीछे की तरफ छोड़ दे गिरने के लिए। तो जैसे ही गिरने वाला होगा वो, तो अपने हाथों को खोल लेगा, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं क्या है, ये बताता है, इंडिकेशन ऑफ मसल टोन के बारे में बताता है। अगर आर्म्स जो है वो खुल ना सके, एबडक्शन, और जो इससे पहले ये लिखा हुआ है इधर, एक्सटेंशन ना हो सके, ओपनिंग ऑफ हार्ट, ये सारे मसल्स की वो लिखी हुई एक्टिविटी, ये अगर ना हो सके, इसका मतलब हाइपोटोनिया हो सकती है, ठीक है। ये 6 मंथ्स ऑफ एज के बाद ख़त्म हो जाता है, ये वाला रिफ्लेक्स। तो ये जो इसमें ड्यूरेशन है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
इसे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे भी जब आप देखेंगे किसी बच्चे की असेसमेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम ये रिफ्लेक्स ख़त्म होना चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्स परसिस्ट करे तो उसकी काज मैंने पीछे आपको बता दी है कि कौन कौन सी काजेज़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेन्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब दूसरा रिफ्लेक्स पढ़ते हैं, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। जैसे ही इसकी आप पाम एरिया को टच करो तो एकदम से आपका हाथ पकड़ लेगा, इसी बेसिस पे से नाम दिए गए पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, ठीक है। ये 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में शुरू हो जाता है, और ये इधर इसके ये लिखा हुआ है वही टच करो तो, और ये कब ख़त्म होता है, 3 to 4 मंथ्स के अंदर डिसअपियर हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके 3 to 4 मंथ्स के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। 45 मंथ्स में जो है ना वॉलंटरी ग्रास्प आ जाता है हाथ में, मतलब जब बच्चा खुद कुछ पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग अगर रिफ्लेक्स है ये वाला तो इसका मतलब है कि कोई स्पास्टिक फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है जिसमें मसल की हाइपरटोनी है जिसकी वजह से वो ज़ोर से पकड़े, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, या कर्निक्टेरस है, ब्रेन डैमेज हो जाता है उस इसमें जॉन्डिस की वजह से। अगर एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब है, मतलब एक साइड पे ज़्यादा जोर दे रहा है एक साइड पे इतना नहीं है जोर, तो हेमिप्लेजिया हो सकता है, सेरेब्रल डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा, 3 to 4 मंथ्स में ही ख़त्म हो जाता है, 3 to 4 मंथ से ज़्यादा अगर है तो ये ये एक इंडिकेशन है कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है, स्पास्टिक वाला। अच्छा, अब है प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स जो मैंने आपको बताया था, तो ये भी शुरू होता है 32 वीक्स में। प्लांटर और पाल्मर दोनों 32 वीक्स पे शुरू होते हैं, लेकिन ये ख़त्म होता है 9 to 12 मंथ्स के दौरान, ठीक है। और तभी बच्चा चलना शुरू होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसी के लिए इसे कहते हैं रेडीनेस टेस्टर। जब ये ख़त्म होगी ये वाला रिफ्लेक्स तो मतलब बच्चा रेडी है चलने के लिए, ठीक है। तो वॉकिंग स्टेपिंग रिफ्लेक्स ये एक और है। जैसे ही बच्चा जब 2 to 4 मंथ्स का होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर जब बच्चे को आप खड़ा करने की कोशिश करें तो एक पाँव के बाद वो दूसरा पाँव आगे रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो है वॉकिंग स्टेपिंग रिफ्लेक्स है। अगर इस टाइम इस ड्यूरेशन में इसको डेली प्रैक्टिस कराया जाए तो बच्चे जो है खुद ब खुद चलने शुरू हो जाते हैं 10 मंथ्स ऑफ एज में, फिर सही है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, प्री मेच्योर इन्फेंट्स जो है ना वो वॉक करते हैं टो हील फैशन में, जबकि मैच्योर इन्फेंट जो है वो हील टो पैटर्न में वॉक करते हैं, ठीक है, पहले हील रखते हैं। अच्छा, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स ये एक और रिफ्लेक्स है जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस में। कौन सा, इसमें जैसे ही आपकी ये जो शिन बोन है, इस बच्चे की शिन बोन के साथ कोई जगह टच हो, या उसके एल्बो या उससे ऊपर आगे वाले रीजन में कोई चीज़ टच हो, एज ऑफ द टेबल या ऐसा कुछ, तो एकदम से पाँव उठाने की कोशिश करता है उस चीज़ के ऊपर से, सही है। तो जैसे ही देखिए पाँव इसके इधर टच हुए तो एकदम से पाँव उठा दिए, इसे कहते हैं लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स, सही है। अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ में ये फेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ये रिफ्लेक्स। तो अगर ये रिफ्लेक्स नहीं है न्यूबॉर्न में तो इसका मतलब ऐसे कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हुई हुई है। अच्छा, विड्रॉल रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है, ये हम में भी होता है बच्चों में भी होता है। जब कोई पेन का स्टिमुलस आए तो एकदम से हाथ उधर से हटाने की कोशिश करेगा, तो पिन प्रिक या शार्प पेन स्टिमुलस, तो उसकी केस में क्या करेंगे, फ्लेक्जन और विड्रॉल ऑफ स्टिमुलेटेड लेग हो गया। प्रेजेंट एंड बर्थ और पूरी लाइफ रहता है, क्योंकि हम लोगों को भी अगर कोई कोई चुंटी लगाए या कुछ पिन प्रिक हो तो एकदम से हम लोग हाथ हटाने की कोशिश करते हैं, पाँव हटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं है प्रेजेंट, अगर ये विड्रॉल रिफ्लेक्स नहीं है किसी बंदे में या बच्चे में, तो इसका मतलब है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुई हुई है उसे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सही है। एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, नेक के दो रिफ्लेक्सेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक है एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, और दूसरा जो है सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये किस बेसिस पे है, एसिमेट्रिक में जो है ना, लेट सपोज अगर राइट हैंड फ्लेक्शन में है लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन में होगा तो एसिमेट्रिक है। इसकी बेसिस पे जिस तरफ मुंह मोड़ते हैं उस तरफ की जो बॉडी है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में होती है, अपोजिट साइड फ्लेक्शन में होती है। ये कब मोस्ट एविडेंट होता है, 2 to 3 मंथ्स ऑफ एज में, जब आप उसका सर इस तरफ मोड़े तो उसके हाथ उस तरफ के एक्सटेंड हो जाते हैं, नॉर्मल है। लेकिन ये 6 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाता है, सही है। और अगर ये परसिस्ट रह रहा है इसका मतलब है कोई न्यूरोलॉजिकल लीजन है, सही है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है, डैमेज हुआ है, और इसकी वजह से अगर ये है तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होती है, सही हो गया। तो एसीमेट्रिक रिफ्लेक्स की इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है, पिक्चर दी हुई है, सही है। इन्होंने साथ किसी ने बहुत काबिल बंदा था जिसने साथ इसमें एक्सटेंशन भी लिखा हुआ है, वाह क्या बात है।
अच्छा, ये वाला हैंड फ्लेक्शन में। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या है, देखिए दोनों हैंड फ्लेक्शन में है। जब सर को एक्सटेंड करेंगे तो सॉरी एक्सटेंशन में, जब हेड को एक्सटेंड करेंगे तो हैंड भी एक्सटेंड होगी, लेकिन पाव क्या होगी, फ्लेक्स होगी। यार पैंट शर्ट तो ऐसे पहना लेते इस बच्चे को। अच्छा, जब हेड को फ्लेक्स करेंगे तो हैंड भी साथ फ्लेक्स हो जाएगी और ये जो पाव है ये एक्सटेंड हो जाएगी। सही है, ये भी 2 to 3 months ऑफ एज में मोस्ट एविडेंट होता है। ठीक हो गया। ये नॉर्मल इन्फेंट्स में ज़्यादातर ये इतना ख़ास नज़र नहीं आता। अच्छा, सीपी का पेशेंट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ही एग्जीजरेटेड होगा। सही है, थोड़ा सा भी उसका नेक एक्सटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो जाएगी। अब ये देखिए उन्होंने एग्जांपल दी, ये बच्चे का सर जब जैसे ही एक्सटेंड करते हैं तो हैंड्स भी साथ एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन पाँव क्या होते हैं, फ्लेक्स हो जाते हैं। अगर बच्चे का हेड फ्लेक्स करेंगे तो हैंड भी फ्लेक्स होंगे, जबकि पाँव एक्सटेंड हो जाएगी। ये सिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिक में साइड वाइज मूवमेंट के साथ वो एसिमेट्रिक होता था। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या है, जैसे ही स्ट्रक करते इस तरह पाव को, फर्म पेनफुल स्ट्रक करते स्ट्रोक करते हैं पाव की लेटरल बॉर्डर पे, सोल से लेके हील की डायरेक्शन में, सोल ऑफ द हील से सॉरी टो की डायरेक्शन में। तो बेबी की एक तो फैनिंग होती है, ये उंगलियां दूर हो जाती है एक दूसरों से, और साथ ही साथ ये टो डॉर्सीफ्लेक्स करता है। ठीक है, इसकी। ठीक है, तो अच्छे, इधर इन्होंने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन लिखा हुआ है। फ्लेक्शन भी हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकती है बिग टो की। ये 9 to 10 months में डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है 9 to 10 months के बाद भी, इसका मतलब है कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या कोई प्रॉब्लम है। अब है बेपकिन रिफ्लेक्स। बेपकिन रिफ्लेक्स जो है बड़े मज़े का रिफ्लेक्स है। इसमें जैसे ही इसके दोनों हाथ पकड़े तो बेबी क्या करता है, 2-3 सिचुएशंस हो सकती है। जब प्रेशर इनके दोनों हैंड्स पे एक साथ अप्लाई किया जाए और पेशेंट बच्चा जो है, इन्फेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हो, तो बच्चा क्या करेगा, एकदम से सर को आगे उठाने की कोशिश करेगा या मुंह खोलेगा और आइज बंद कर देगा। ठीक है, ये 4 months ऑफ एज के साथ ख़त्म हो जाता है। सही हो गया। अगर अगर ये फिर भी परसिस्ट है तो न्यूरोलॉजिकल लिंक है इसका कोई। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये वो कह रहे हैं कि अगर ये रिफ्लेक्स बताता है कि हैंड माउथ का एक न्यूरोलॉजिकल लिंक है, एबनॉर्मल के बारे में नहीं। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ज़्यादा बातें करेंगे अगर परसिस्ट कर रहा है ज़्यादा टाइम के लिए, न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन होती है ज़्यादा। ठीक है ना। अच्छा, पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या है, जैसे बच्चे को देखिए, पैराशूट तो आप लोगों ने देखा है ना, बंदा हाइट से छलांग लगाता है, उसके बाद वो एकदम से अपने एक बैग से वो चीज़ खोल देता है, वो ऊपर पैराशूट से होता है, बैलून सा। तो उसको पैराशूट कहते हैं। इस बच्चे को देखिए पैराशूट की तरह इसने शेप बनाई हुई है। तो ये 6 to 9 months ऑफ एज में अपीयर होता है और थ्रू आउट द लाइफ रहता है। ठीक है ना। तो आप भी जब गिरने लगे आप भी ऐसे हाथ करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे की तरफ करेंगे। तो बच्चे को आप सर जो है ना आगे की तरफ, ज़मीन की तरफ जैसे ही करें तो एकदम से हाथ आगे करेगा ताकि अपने आप को, सर को बचा सके। ठीक है, फिर ये एज के साथ साथ एडवांस होता है। अगर बच्चे को आप साइड वाइज करेंगे तो साइड की तरफ वो हैंड अपने करेगा। फिर ये आगे ड्यूरेशन लिखी है, जब बैक की तरफ करेगा तो पीछे बैक की तरफ हैंड करने की कोशिश करेगा ताकि गिरे ना पीछे की तरफ, जब बच्चे को सीधा बिठा देगा। सही है। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी के केस में एब्सेंट होता है। साथ ही साथ स्पास्टिक हेमीप्लेजिया तो उसमें एसिमेट्रिकल होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लंडौ रिफ्लेक्स एक, तो लंडौ रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चे को जब इस तरह सीधा करते हैं तो हेड, लेग्स एंड स्पाइन एक्सटेंड हो जाता है उसका। अगर हेड फ्लेक्स है तो हिप्स, नीज और एल्बोज आल्सो फ्लेक्स। 3 months ऑफ एज में ये अपियर होता है और 12 to 24 months में ही ख़त्म हो जाता है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की है, अगर ये रिफ्लेक्स नहीं है, बिल्कुल बच्चा ढीला है अगर उससे इस तरह पकड़ा हुआ है, तो हाइपोटोनिया हो सकता है, हाइपरटोनिया हो सकता है, या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़। अच्छा, ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स। एक साइड ऑफ स्पाइनल कॉलम को जब आप वो करेंगे, स्ट्रक करेंगे, तो बेबी की वो वाली साइड जो है क्या करेगी, क्रॉलिंग मोशन करेगी, लिफ्टिंग हेड फ्रॉम सरफेस होगी। सही है ना। ये इन न्यूट्रो होता है और थर्ड और फोर्थ डे पे पता चलता है, लेकिन ये परसिस्ट करता है 2 to 3 months तक। गैलेंट्स रिफ्लेक्स क्या है, जब उसके साइड पे आप स्ट्रक करेंगे तो उस साइड से जो है ना ट्रंक फ्लेक्स हो जाएगा। सही है। कर्विंग ऑफ द बैक होगी।
और इसके अलावा ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल जो नी जर्क हो गया, एंकल जर्क हो गई, सारे टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये पूरी लाइफ रहती है। अगर ये इसमें मसला आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंडन जर्क रिफ्लेक्स, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी कंडीशंस का पता चल जाता है। ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर हो तो ब्रेन जो है क्या करता है, अगर टेंडन जर्क हो रहा है, अगर ब्रेन जो है वो इसे कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा अगर टेंडन पे अगर आप कुछ टच करें तो थोड़ा सा हमारा मसल कंट्रैक्ट करता है, बाकी ब्रेन रोक देता है। लेकिन अगर ब्रेन का कोई आगे से कंट्रोल नहीं है तो जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो मसल एकदम से बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट कर जाएगा, तो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। मायोपैथिक कंडीशंस में ये अगर मसल्स का कोई मसला है तो ये टेंडन जर्क, नी जर्क हो गई नहीं, लेट सपोज नी जर्क एग्जांपल दे रहा हूँ, तो नी एक्सटेंड ही नहीं करेगा क्योंकि मसल इन्वॉल्व हुआ है। इसके अलावा इसके थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा, अगर लेट सपोज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो कौन से लेवल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। ठीक है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ हमें पता चल सकता है अगर किसी लेवल, लेट सपोज नी जर्क है, वो आई थिंक L3 होता है कि L4 होता है, सही है। L1 L2 जो है आई थिंक हिप हिप का जो है वो एलिप्सोस उसका होता है। एंकल का जो है अलग है। तो हर एक जगह का अपना मायोटोम है और अपना उसका नीजर जो है अलग लोकेशन बताता है स्पाइनल कॉर्ड की। तो अगर एक जगह नॉर्मल हो रहा है तो इसका मतलब है इस जगह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स क्या है? बच्चे को डिफरेंट पोजीशंस में करे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि लेब्रिंथ जो है ये किधर प्रेजेंट होते हैं? ये ईयर में। ठीक है। तो ये एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स के साथ और साथ ही साथ बैलेंस के साथ इसका रोल है काफ़ी। ठीक है। ये 4 मंथ्स ऑफ, जब बच्चा 4 मंथ्स का होता है तब ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये टोनिक लेबरिंथ रिफ्लेक्स के बारे में बताया है डिफरेंट पोजीशंस में। टोनिक लेबरिंथ सुपाइन में जब बच्चे के सर को एक्सटेंड करो तो ये ऐसे करता है। जब सुपाइन में अगर फ्लेक्स करो तो बच्चे की देखिए रिस्पॉन्स कैसा होता है। प्रोन में अगर इसको एक्सटेंड करें तो बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा होता है। फ्लेक्शन करें तो ये भी फ्लेक्स कर जाती है। अच्छा, फेशियल रिफ्लेक्सेस, हमने जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है, तो अब बारी आती है फेशियल रिफ्लेक्सेस की। तो ये सारे हमने अभी पढ़ लिए। ठीक है। फेशियल रिफ्लेक्सेस में जो है अभी देखते हैं नेजल रिफ्लेक्स सबसे पहले। किधर गया? अच्छा, नेजल रिफ्लेक्स क्या है? जब बच्चे को लगे कि वो डूब रहा है या उसके नोज़ के साथ कोई वाटर टच हो रहा है, फेस के साथ वाटर टच हो रहा है, कोई लोकल इरिटेंट टच हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, एकदम से अपने सांस रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है। सांस रोकने की कोशिश करेगा, अपने ये सांस का जो लैरिंक्स है इसे बंद कर देगा। ब्रेडिकार्डिया हर्ट, एकदम से उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। अपनी जो स्किन से जो है ना ब्लड फ्लो कम हो जाएगी, ऑर्गन से ब्लड फ्लो कम हो जाएगी सिवाय हार्ट और ब्रेन के। तो ये एक, अगर लेट सपोज बच्चा पानी के अंदर गिर गया है तो एकदम से अपनी सांस बंद कर देता है, लेकिन हार्ट और ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रही है, बाकी के ऑर्गन्स को इतने नहीं मिल रही। ये किस्म से प्रोटेक्टिव हुआ है। तो अगर आप बच्चे को खड़ा, आपके पास अगर कोई बच्चा है, आपका अपना बच्चा है, उसे पकड़े और उसे फूंक दे उसके मुंह पे, तो वो उस टाइम भी इस तरह का रिफ्लेक्स शो करता है। अच्छा, ब्लिंक रिफ्लेक्स क्या है? एक ब्राइट लाइट हो, एकदम से हवा लगे उसके मुंह को, ये एकदम से बहुत तेज़ नॉइज़ हो, तो एकदम से बच्चा डर के मारे क्या करता है, आइज़ बंद करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आइज़ को फौरन बॉडी से ये ब्राइट लाइट से प्रोटेक्शन के लिए करता है इस तरह, ये वाला रिफ्लेक्स। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हो सकती है? वो एकदम से मसल्स भी, नेक के मसल्स को भी टाइट कर दे, और जिस तरफ आवाज़ है ये लाइट तेज एकदम से उस तरफ से अपना मुंह हटा दे। इसके अलावा डर जाए और रोए। सही है। तो ये न्यूनिएट में होता है और ये थ्रू आउट द लाइफ होता है। ठीक है ना। तो बाज़ लोग बहुत डरपोक होते हैं, थोड़ा सा डर होता है और बस उन छलांगे मारने शुरू हो जाते हैं, तो वो सारा ये रिफ्लेक्स में आता है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोमा में ये एक रोल प्ले करता है। कोमा का जब हम लोग पता लगाते हैं तो उस टाइम इसको हम देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर ये ब्लिंक रिफ्लेक्स नॉर्मल है तो इसका मतलब है सेरेब्रम ठीक काम कर रहा है, उसमें कोई मसला नहीं आया, या कंट्रक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मसल रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा,
डॉल्स आई रिफ्लेक्स एक और है ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स इसे कहते हैं। ठीक है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स, जिस तरह गुड़िया का सर जो होता है उसको नीचे करे तो उसकी आइज़ बंद हो जाती है, जैसे ही सीधा करे उसकी आइज़ वापस खुल जाती है ना। तो इसी तरह बच्चों का जैसे ही जब उसको आपने पकड़ा हो और उसको गोल गोल घुमाए, तो जैसे ही गोल गोल घुमाए तो उसकी आइज़ देखे, आइज़ एकदम से वो मूवमेंट होती है। अगर एकदम से उसको आपने पकड़ा और एकदम से उसे बच्चे को सर मोड़ने की कोशिश करे तो आइज़ जो है, लेट सपोज आपकी तरफ है आइज़, तो मुंह उसका मुड़ जाता है लेकिन आइज़ पीछे रह जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद आइज़ को वापस सीधा करता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट टाइम लैग इसका इसका ये मतलब है कि बच्चे को आपने मुंह मोड़ दिया लेकिन उसकी आइज़ साथ नहीं मुड़ी। हम लोग अगर देखो सीधा देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा देखें और मुंह मोड़े साथ हम आइज़ भी मोड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन बच्चे की आइज़ उधर रह जाती है। लेट सपोज अगर सीधा देख रहा हूँ और एकदम से मैं मुंह राइट साइड पे मोड़ूँ तो आइज़ लेफ्ट साइड पर थोड़ी सी होगी, फिर वापस वो राइट साइड पे आएगी। ठीक है, ये बच्चों का होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। तो 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है ये वाला रिफ्लेक्स। अगर ये रिफ्लेक्स ख़त्म ना हो या फेलियर ऑफ दिस रिफ्लेक्स टू अपीयर, ये अपीयर ना हो, तो क्या है ये डॉल्स आई रिफ्लेक्स है, सॉरी सेरेब्रल लीजन है। सही है। अच्छा, ऑडिटरी ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स, अगर एक बच्चे को सडन लाउड वॉइस आ रही है तो बच्चा एक तो ब्लिंक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है ना, हमने इसे पहले पढ़ा है। इसके अलावा अगर एकदम से तेज़ आवाज़ आ रही है तो बच्चा एकदम से डर जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकता है, अगर एक स्लो साउंड की आवाज़ आ रही है, किसी ने आवाज़ दी है उसे, ये सर कोई आवाज़ आई है, तो एकदम से मुंह उस तरफ मोड़ने की कोशिश करके देखने की कोशिश करके किधर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, फर्स्ट 4 मंथ्स में ये आपको पता चलता है कि ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि मतलब आपको नोटिस कर सकते हैं इस रिफ्लेक्स को। किसी बच्चा अगर 4 महीने का है उसे आवाज़ दे तो उस तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। वक्त के साथ साथ क्या होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, बच्चे को पता चल जाता है आवाज़ किस साइड से आई है किस साइड से नहीं आई। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर किसी बच्चे को हेयरिंग लॉस है उसको आवाज़ दे तो वो मुंह सिर्फ नहीं मोड़ेगा। अगर 4 मंथ्स का बच्चा उसे आवाज़ दे अगर नहीं मोड़ा तो इसका मतलब हो सकता है उसे हेयरिंग लॉस हो। ठीक है ना। जितना लोकलाइजेशन होगी रिस्पॉन्स की, मतलब आप जिस डायरेक्शन से आवाज़ दिए वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में देखें, इसका मतलब है ज़्यादा मेच्योर हो गया, इसका न्यूरोलॉजिकल मेच्योरिटी हो गया। अच्छी बात है जो कि अब हमने फेशियल रिफ्लेक्स पढ़ ली, अब ओरल रिफ्लेक्सेस पे आते हैं। सबसे पहले रूटिंग रिफ्लेक्स, जिस तरफ आपके उसके लिप्स है उसके साथ टच करे तो उस तरफ वो मुंह और ज़ुबान करने की कोशिश करेगा। एक ही होता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो अपना मुंह उस तरफ मोड़ सके। इसकी ऑनसेट कब होती है, 28 वीक्स इंट्रा यूट्राइन शुरू हो जाता है और ये 3 से 4 मंथ्स के लिए होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर परसिस्टेंट है फिर भी, अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा तो इसकी वजह से सकिंग जो है ना उसके साथ इंटरफेरेंस हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर्ड में ये एब्सेंट होता है। सकिंग swallowing रिफ्लेक्स, जैसे ही बच्चे के कोई चीज़ टच होती है लिप्स के साथ तो एकदम से वो सकिंग करने शुरू हो जाता है। सकिंग कैसे होती है, अब मुंह बंद करके वो करे, क्या कहते हैं, कुछ पीने की कोशिश करे कुछ करे तो वैक्यूम क्रिएट होता है ना। तो इसी तरह ये बच्चे भी जो है ना वैक्यूम क्रिएट करके सकिंग करते हैं। सही है। ये 12 मंथ्स के बाद डिसअपीयर हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स, जैसे ही उसके जो रूफ ऑफ द माउथ है या टंग है या टॉन्सिल्स या बैक ऑफ द थ्रोट के साथ कोई चीज़ टच करे तो एकदम से वो इस तरह करने की कोशिश करते हैं जिस तरह बच्चे ने किया हुआ है, और ये हम लोग भी करते हैं, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। अच्छा, तो इसका एक फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, ये अच्छा चीज़ है। कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है जो कि खाने की चीज़ नहीं है तो एकदम से हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी सिर्फ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि चोकिंग ना हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, अगर ये गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ये कोई भी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एब्सेंट हो सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व डैमेज है, वेगस नर्व डैमेज है, तो उसके केस में भी जो है गैग रिफ्लेक्स बच्चे को नहीं होता। ब्रेन डेथ के केस में भी गैग रिफ्लेक्स बच्चे को नहीं होता, तो हम लोग चेक कर सकते हैं ये चीज़ इस तरह। क्राई रिफ्लेक्स क्या है, अच्छा इसके बारे में लिखा है नन कंडीशन रिफ्लेक्स, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से बच्चा रोएगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस रिफ्लेक्स का कोई इंडिविजुअल करेक्टर नहीं है, मतलब कि इस रोने का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है कि एक बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से भी रोक सकता है, रो सकता है। और स्पोरेडिक इन नेचर, मतलब ये स्प्रेड हुआ हुआ है, मतलब ज़रूरी नहीं है हर वक्त ही रोए या एक स्पेसिफिक टाइम में, कभी भी किसी टाइम भी रो सकता है। ठीक है।
अच्छा, ये 21 से 29 वीक्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाता है। अच्छा, क्राई की इम्पोर्टेंस क्या है? ये इंडिकेट कर सकता है कि हंगर है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है। ये बच्चा बता रहा है कि मुझे डिस्ट्रेस है या कोई अर्जेंसी है। ठीक है, फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन का मोड है। इसी के साथ ही ख़त्म हो गया। कंक्लूजन के बारे में लिखा हुआ है, वही बातें फिर से रिपीट की हुई है कि रिफ्लेक्सेस का अगर आपको पता हो कब ख़त्म होते हैं कब शुरू होते हैं तो उससे आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। अच्छा, बस ख़त्म हो गया। बाय बाय, टाटा।